Good morning, students. From today, we are going to start our next topic, that is the soil erosion. Okay, so what do we mean by the term soil erosion and how we can prevent the soil erosion? हम कैसे soil erosion को रोक सकते हैं? This thing we are going to see now. Okay, so students, you have to read along with me. We have studied that soil is formed by natural agents like water and wind, and it can also be carried away by the same. हम जानते हैं कि जो सॉइल है वो नेचुरल एजेंट से बनता है, जैसे कि वाटर और विंड। और जो सॉइल है वो वाटर और विंड के द्वारा कैरी अवे भी किया जा सकता है। मतलब जो वाटर और विंड है वो सॉइल को अपने साथ उड़ाकर या बहाकर भी ले जा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम एन एरिया बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर नोन एज सॉइल इरोजन। जब वाटर सॉइल की अपर लेयर को अपने साथ बहा कर ले जाए या विंड सॉइल की अपर लेयर को अपने साथ उड़ा कर ले जाए, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। सो व्हेन टॉप लेयर ऑफ द सॉइल get blown away by air or float away by water, then this phenomena is called as soil erosion, right? In hilly regions, air water can carry soil down the slopes of hill. हिली रीजन से अगर पानी नीचे आता है तो वो पानी नीचे आने के साथ साथ अपने साथ ऊपर की सॉइल को भी लेकर आता है, राइट? इफ इट इज नॉट हेल्ड टुगेदर बाय द रूट्स ऑफ द ट्रीज, अगर ट्रीज उस सॉइल को बांध कर ना रखें तो पूरा का पूरा सॉइल क्या होगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। बट हम जानते हैं कि जो ट्रीज हैं उसकी रूट्स सॉइल को बाइंड करके रखती है, बांध कर रखती है, जिसके कारण सॉइल इरोजन उतना नहीं हो पाता है। मतलब सॉइल का इरोजन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, राइट? विंड ऑल्सो इरोडेड एंड डैमेजेस सॉइल। जो विंड है वो भी सॉइल का इरोजन करती है और सॉइल को डैमेज कर देती है। इट ब्लोज द टॉप सॉइल विच इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय वेजिटेशन। ये टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल को ब्लो करती है, उड़ा कर ले जाती है अपने साथ, जो कि वेजिटेशन से प्रोटेक्टेड नहीं रहती है। मतलब अगर ट्री नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे, तो जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो उसको विंड अपने साथ उड़ाकर या बहाकर ले जाएगी। विंड इज द एजेंट ऑफ इरोजन इन ड्राई रीजन। विंड इरोजन की एक एजेंट होती है ड्राई रीजन्स में। मतलब सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा किसके कारण होता है? विंड के कारण और वाटर के कारण। सो विंड एंड वाटर आर द एजेंट्स ऑफ इरोजन। और ड्राई रीजन में जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ पे विंड मेन रीज़न होती है सॉइल इरोजन का। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सॉइल इरोजन। और नेचर के साथ साथ ह्यूमन की भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण सॉइल इरोजन जो है वो इंक्रीज होता है या सॉइल इरोजन होता है, राइट? फॉर हैबिटेशन एंड अर्बनाइजेशन, हमको पता है कि हैबिटेशन और अर्बनाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स बनाते हैं। जिससे क्या होगा, जब ट्रीज कट किए जाएंगे तो जो वो लैंड है वहाँ पे ट्रीज नहीं रहेंगे, और जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो सॉइल को प्रोटेक्ट कौन करेगा, राइट? सो इस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी सॉइल जो है उसका इरोजन होता है, अर्बनाइजेशन और हैबिटेशन के कारण। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स लाइक गोट, शेप एंड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। जो कैटल्स होते हैं, जैसे कि गोट हो गई, शिप हो गई, जब वो ओवर ग्रेजिंग करते हैं तो ओवर ग्रेजिंग के कारण क्या होता है, सॉइल का लॉस होता है। दैट इज ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल टेक्निक्स लाइक रॉन्ग टिलिंग, loosening the topsoil for clearing weeds and preparing seeds beds,
etc. are also responsible for soil erosion. So improper agricultural techniques, मतलब अगर हम agricultural techniques मतलब improper way में अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, रॉन्ग टाइलिंग अगर हम कर रहे हैं, जिस उससे क्या होता है, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो लूज हो जाती है, और जब टॉप लेयर ऑफ सॉइल लूज हो जाएगी तो इजीली वो वाटर और एयर उसको अपने साथ बहा के ले जाएंगे, राइट. सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का मतलब बेसिकली किसी भी फैक्टर से, आइदर नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स के कारण जब सॉइल का लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. नाउ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कंजर्व करने का मतलब होता है बचा के रखना. तो हम कैसे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सॉइल को बचा कर रख सकते हैं, दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी नाउ. द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड एज सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखना इरोजन से, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन. क्लियर. तो जब हम सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको उसके इरोजन को रोकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन. द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. और सॉइल को कंजर्व करने के लिए हमको कुछ मेथड्स अडॉप्ट की जाती हैं so that we can protect the soil from erosion. And what are these methods? That all we are going to see here. The first one is planting trees and preserving grasslands. हम नए trees plant करें, नए नए trees उगाएं, और जो grassland हमारे पास present है हम उसको preserve करके रखें, उसको बचा कर रखें. Trees, herbs and shrubs should be planted along hill slopes and other uncultivated lands. जो हिली एरियाज़ हैं और जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करें, मतलब ट्रीज़ उगाएं, आइदर दे बी हर्ब्स, shrubs और trees, right. Depending upon the space there, we should plant the herbs, shrubs and trees there. Trees slow down the high speed wind and its roots hold to the soil particles together. बिकॉज ट्रीज जो हैं वो क्या करते हैं, विंड की स्पीड को स्लो डाउन करते हैं. तो जब विंड की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी तो वो अपने साथ सॉइल को उड़ाकर नहीं ले जा सकती है, राइट. सो जो ट्रीज हैं वो विंड की स्पीड को स्लो डाउन करते हैं. ऑल्सो जो ट्रीज की रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, और सॉइल को बाइंड करने से क्या होता है, वो सॉइल इजीली एयर या वाटर के साथ नहीं बह के जाएगी और सॉइल इरोजन इस तरीके से प्रिवेंट हो जाएगा. दे स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम रनिंग ऑफ स्लोप्स. और जब हाइट से पानी नीचे आता है तो उसको भी ट्रीज जो हैं वो आने से रोकते हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन जो है वो कम होता है. इन कंट्री वन महोत्सव फंक्शन विल टाइम हेल्ड टू प्लांट ट्रीज. हमारी कंट्री में वन महोत्सव फंक्शन जो है वो टाइम पे ऑर्गेनाइज किया जाता है. इस फंक्शन के तहत हम नए नए प्लांट्स लगाते हैं. चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय श्री सुंदरलाल बहुगुणा टू स्टॉप द फॉलिंग ऑफ ट्रीज. चिपको मूवमेंट एक मूवमेंट था जिसको श्री सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा लॉन्च किया गया था. और इस मूवमेंट के तहत जो एक गांव था, वहाँ की लेडीज़ ने ट्रीज़ को हग कर लिया, जिससे कि जो लोग आए थे उन ट्रीज़ को कट करने के लिए वो ट्रीज़ को काट नहीं पाए, और इस मूवमेंट को नाम दिया गया चिपको मूवमेंट. तो दिस वाज द मूवमेंट, वो बहुत फेमस मूवमेंट था उस समय का. सो इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था ट्रीज़ की कटिंग को बचाने के लिए, राइट. Now the next point that we are going to discuss here is step farming. Step farming is another method used for the conservation of soil. Soil conservation के लिए एक और method जो use की जाती है that is the
step farming. This method is adopted in the hilly areas to reduce the speed of rainwater downhill slopes. इस मेथड को हिली एरियाज में अडॉप्ट किया जाता है. सो बेसिकली हिली एरियाज में सॉइल जो रेन वाटर की स्पीड को कम करने के लिए स्टेप फार्मिंग को अडॉप्ट किया जाता है, राइट. सो हमको पता है कि जब हिली एरिया से पानी स्पीड में नीचे आएगा तो वो अपने साथ सॉइल को भी बहा कर लाएगा. तो सॉइल को बहने से रोकने के लिए स्टेप फार्मिंग को वहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है. टेरेसेस ऑफ फरोज आर मेड अलोंग द हिल स्लोप पैरेलल टू द कॉन्टूर्स. फरोज के जो टेरेस हैं आर मेड अलोंग विद द हिल स्लोप्स पैरेलल टू द कॉन्टूर्स. कॉन्टूर्स के पैरेलल हिल स्लोप्स बनाए जाते हैं. क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्टेप कट डाउन द साइड ऑफ हिल्स. द सॉइल वॉश्ड डाउन फ्रॉम वन स्टेप इज डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप. इसमें क्या होता है, स्टेप वाइज फार्मिंग की जाती है और अगर एक स्टेप से सॉइल इरोजन हो भी जाता है तो वो जो सॉइल है वो दूसरे स्टेप में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाती है. तो इस तरीके से जो सॉइल है वो कहीं नहीं जाती है बल्कि फार्म में ही रहती है और सॉइल का इरोजन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, राइट. सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता है. द नेक्स्ट इज एम्बार्कमेंट. एम्बार्कमेंट का मतलब होता है to stop the flow of water embankment of walls or ridges built with the soil. एक तरीके से स्टॉपर बना दिया जाता है, जैसे रोड्स पर स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाते हैं उस तरीके से एक तरह की वॉल बना दी जाती है और रिजेस बना दी जाती हैं सॉइल से, ताकि जो वाटर का फ्लो है वो स्टॉप हो सके, वाटर का फ्लो रुक सके, राइट. सच रिजेस बिल्ड along the rivers and canals to reduce the erosion of soil by flowing water. और ये जो ridges हैं, ये जो wall जैसा स्ट्रक्चर है वो कहाँ बनाया जाता है, रिवर की बैंक्स पर, रिवर के किनारों पे, ताकि सॉइल का इरोजन रिवर बैंक से, नदियों के किनारों से जो सॉइल का इरोजन है वो प्रिवेंट हो सके, वो रुक सके. एम्बार्कमेंट ऑफ सॉइल also help to conserve water. और एम्बार्कमेंट ऑफ सॉइल ऑल्सो हेल्प करता है किस चीज़ में भी, वाटर को कंजर्व करने में. सो द एम्बार्कमेंट ऑफ सॉइल ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व द वाटर बाय प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग को प्रिवेंट करना. ओवरग्रेजिंग को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है, ओवरग्रेजिंग बाय कैटल शुड बी प्रिवेंटेड. कैटल्स की ओवरग्रेजिंग को हमको कम करना चाहिए जिससे कि सॉइल इरोजन है वो कम हो जाए, राइट. नेक्स्ट इज कवरिंग सॉइल. सॉइल को किसी चीज़ से कवर कर दिया जाए जिससे कि सॉइल का इरोजन जो है वो कम से कम हो. सॉइल लेफ्ट बेयर आफ्टर हार्वेस्टिंग इज कवर्ड विथ ड्राइड वेजिटेशन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इरोजन. हमारी हार्वेस्टिंग के बाद जो लेफ्ट सॉइल होता है, जो फार्म होता है, वहाँ पे हमें ड्राई वेजिटेशन लगा दें जिससे क्या हो, वो जो सॉइल है उसका इरोजन रुक सके. क्योंकि अगर उस पर वेजिटेशन होगा तो सॉइल का इरोजन ऑब्वियसली नहीं होगा, राइट. बिकॉज जो वेजिटेशन है उसकी रूट्स सॉइल को अपने में बाइंड करके रखेंगी, उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगी. So these are some of the ways by which we can protect the soil from its erosion. हम soil erosion को क्या कर सकते हैं, prevent कर सकते हैं by these some methods. Now the next is soil pollution. Soil का pollution भी होता है, this thing we know that. अब कैसे होता है, this thing we are going to discuss here. The excess of fertilizers, insecticides, herbicides, weedicides and industrial wastages etc. are the factors which are responsible for contamination of soil. हम जानते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सॉइल में काफ़ी सारी तरह की चीज़ें डालते हैं. फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, वीडीसाइड्स डालते हैं. तो ये सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और ये जो केमिकल्स हैं
वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिड्यूस करते हैं। इन सारे केमिकल्स के कारण सॉइल के जो केमिकल जो मिनरल्स हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, राइट। सो ऑल दीज आर द केमिकल्स विच रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सॉइल। द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल पॉल्यूशन। और जो सॉइल का कंटेमिनेशन होता है, मतलब जब ये सारे मिनरल जो सारे केमिकल्स सॉइल में मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल पोल्यूशन। देयर आर मेन टू वेज बाय विच सॉइल बिकम पोल्यूटेड। बेसिकली दो वेज होते हैं जिसके कारण जो सॉइल है वो पोल्यूट हो जाती है। वॉट आर दीज टू वेज? वी आर गोइंग टू सी इट। फर्स्ट वे is the dumping of non-biodegradable waste and second is the excessive use of chemical fertilizers। तो सबसे पहला वे क्या है जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन होता है? फर्स्ट वे इज द डंपिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जब सॉइल में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डाल दिया जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अगर हम डंप करेंगे तो जो हमारा सॉइल है वो पोल्यूट हो जाएगा। और द सेकेंड रीज़न फॉर द सॉइल पोल्यूशन इज़ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। अगर आप सॉइल में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करोगे तो भी आपका जो सॉइल है वो पोल्यूट हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा, बिकॉज जो केमिकल्स हैं वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड द सॉइल विल गेट पोल्यूटेड। एक लिमिट तक अगर इनका यूज़ किया जाए तो इट इज़ गुड, बट अगर हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का, सो दे आर गोइंग टू हार्म आवर सॉइल। केमिकल पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। केमिकल पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दे कैन नॉट गेट डिकम्पोज्ड ईजीली, राइट। वो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं ईजीली। दे एक्यूमुलेट इन सॉइल एंड वाटर बॉडीज़। और वो क्या होते हैं, सॉइल और वाटर बॉडीज़ में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, मतलब एक तरह से जमते जाते हैं, राइट। सिंस वो डिकम्पोज तो हो नहीं पा रहे हैं तो वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं सॉइल में और वाटर बॉडीज़ में, एंड टेकन अप बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग विद फूड एंड देन एक्यूमुलेट इन द टिश्यू ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। और हमको पता है सॉइल में और वाटर बॉडीज़ में काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे वाटर में फ़िश है और भी दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, और सॉइल में भी इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जब ये इंसेक्ट्स और एक्वेटिक एनिमल्स पानी पीते हैं या सॉइल के थ्रू ये जो केमिकल्स हैं वो उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर उनकी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म करते हैं, राइट। So these chemicals are very harmful for the aquatic animals as well as the living organisms that live in the soil. Fertilizers change the structure of the soil or the way of soil particles are held together. Fertilizers क्या करते हैं, सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं और जिस तरीके से सॉइल के पार्टिकल्स को आपस में होना चाहिए वो उस पैटर्न को डिस्टर्ब कर देते हैं, राइट। So growing the same crop in the same part of land season after the season make the soil deficient in nutrients। तो जब हम एक ही टाइप का सॉइल, एक ही टाइप की क्रॉप एक ही पीस ऑफ लैंड पे बार बार जब आप सेम टाइप की क्रॉप को ग्रो करोगे तो उस सॉइल के वो जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए जिससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बने रहें, राइट। सॉइल पोल्यूशन अफेक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय अफेक्टिंग द यील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। सॉइल पोल्यूशन ऑब्वियसली क्या करेगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। जब सॉइल पोल्यूट हो जाएगी ज़्यादा तो उससे क्या होगा,
एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होगा, एग्रीकल्चरल क्रॉप जो हैं वो अफेक्ट होंगी। रेसिड्यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स में फिल एसेंशियल सॉइल ऑर्गेनिजम्स एंड दस अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी। जो पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के रेसिड्यूज होते हैं, जो बचा हुआ पार्ट होता है, may fill essential soil organisms and thus affect the soil fertility। और जो पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के रेसिड्यूज होते हैं वो भी क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में रहते हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं, राइट। सो in this whole chapter we have studied about the soil and what are the factors that have affected the soil, all these things we have discussed, right। now एक बार short में हम पूरे chapter की summary देख लेते हैं। so first point, like air and water, soil is also essential for the existence and the sustenance of life। तो जैसे हमारे लिए एयर और वाटर ज़रूरी हैं, वैसे ही हमारे लिए सॉइल भी उतना ही ज़रूरी है। अगर सॉइल नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज सॉइल टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू चेंज द हार्ड रॉक इनटू सॉइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। एक रॉक को सॉइल बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और कितना समय लगता है, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। हमारी अर्थ बनी थी तब वो एक रॉक थी, उसमें धीरे 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 करके उसका ब्रेक डाउन होता गया और सॉइल बनती गई। तो एक रॉक को ब्रेक डाउन होकर सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेदरिंग। बेस्ड ऑन द साइज एंड अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, soil is classified into sandy soil, loamy soil and clayey soil। पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर और अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर हम 3 पार्ट्स में सॉइल को डिवाइड कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दीज 3 पार्ट्स, इट इज़ द लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। सो इन 3 पार्ट्स में हम सॉइल को बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज लोमी सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट ग्रोथ। जो लोमी सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कंसिडर की जाती है। मतलब अगर हम उस प्लांट में हमारी वेजिटेशन को ग्रो कर रहे हैं तो वो सबसे अच्छे से उस क्ले में ग्रो होंगी। रेड, ब्लैक, एलुवियल, डेजर्ट, माउंटेन एंड लेटराइट सॉइल आर द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। सो इंडिया में टोटल 6 टाइप की सॉइल्स पाई जाती हैं, एंड हियर द नेम्स आर गिवन टू अस। और हमने उनकी अकरेंस भी पढ़ी थी कि वो कहाँ कहाँ किस पार्ट, इंडिया के किस पार्ट में कौन सी सॉइल पाई जाती है। ऑल्सो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी वी हैव डिस्कस्ड, राइट। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर इज कॉल्ड एज द सॉइल इरोजन। जब वाटर और एयर अपने साथ सॉइल को बहाकर या उड़ाकर ले जाते हैं तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, राइट। सॉइल इज अरेंज्ड इन 3 लेयर्स, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन एंड सी हॉरिजॉन। हमने पढ़ा था कि जो सॉइल है वो 3 हॉरिजॉन्स में अरेंज होती है। सबसे ऊपर होता है ए हॉरिजॉन, उसके नीचे बी हॉरिजॉन और लास्ट में होता है सी हॉरिजॉन। Then the next is soil erosion occurs due to the heavy rain and wind। soil erosion जो है वो किस किस कारण से होता है, heavy rain के कारण और wind के कारण। we know that rain और water और air जो है वो soil को अपने साथ उड़ाकर या बहाकर ले जाते हैं। तो soil erosion basically किसके कारण होता है, heavy rain के कारण या water के कारण या wind के कारण। Human activities like farming, deforestation, overgrazing, industrialization, etc. also causes the soil erosion। Also we have seen कि natural factors के अलावा कुछ man-made factors भी होते हैं जिसके कारण soil erosion जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, right? Then excess use of fertilizers, weedicides, pesticides, insecticides, etc. causes the soil pollution। हमने लास्ट में देखा कि अगर हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे जो हमारी सॉइल है वो पोल्यूट हो जाएगी और उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, राइट।
So in short, we have discussed the whole chapter. So that's all for today's class, students. The further topics we'll study in the next lectures. Thank you.